केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात उस पाकिस्तान की जहां अब जिहाद का नया चेहरा तैयार हो रहा है और वो चेहरा है महिलाओं का। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने जैश ए मोहम्मद की रीढ़ तोड़ दी। मसूद अजहर का आतंकी तंत्र पूरी तरह से तबाह हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का बहावलपुर किला मिट्टी में मिल गया। परिवार के दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन मसूद अब आतंक की नई ब्रिगेड तैयार कर रहा है। जैश ने जमात उल मोमिनात नाम से महिला ब्रिगेड लॉन्च कर दी है और अब मसूद की बहन जिहाद की ऑनलाइन क्लासेस बकायदा चला रही है। जब पाकिस्तान की सेना खुद सत्ता की लड़ाई में उलझी है, जब जनरल मुनीर सत्ता हथियाने की तैयारी में है और तब जैश ए मोहम्मद महिलाओं को हथियार बना रहा है। आज आपको सुनवाएंगे मसूद का वो ऑडियो जिसमें वो महिलाओं को जिहाद के लिए ब्रेन वॉश करता दिखाई दे रहा है। कैसे 72 हूरों का सपना दिखाने वाला आतंकी अब महिलाओं को जन्नत के टिकट देने का झूठा वादा कर रहा है, बताएंगे आपको। दूसरी खबर बिहार से है, जहां सत्ता की जंग अब विकास के एजेंडे से निकलकर धर्म और जाति की चौखट पर आ गई है। पहले तेजस्वी यादव हर मंच से नौकरी, पेंशन, सत्ता में हिस्सेदारी के वादे कर रहे थे, लेकिन अब बिहार की सियासी हवाओं में वक्फ, बुर्का और मुस्लिम डिप्टी सीएम के चर्चे आम हो गए हैं। मंच कोई भी हो, मौका कैसा भी हो, आरजेडी के नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि सरकार बनी तो पोस्टिंग धर्म और जाति के आधार पर होगी। सियासी दलों का हर कदम अब राजनीतिक कैलकुलेशन जैसा लगता है। आरजेडी के नेता तो खुद को भावी मंत्री ही मान चुके हैं और सत्ता की चाबी पाने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को खुला ऑफर तक दिया जा रहा है। कैसे सत्ता हथियाने के लिए वोटों का खुलेआम सौदा किया जा रहा है, इस खबर पर पूरी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर भी बिहार से ही है, जहां चुनावी रणभूमि में जंगल राज बनाम कानून राज की सीधी टक्कर हो रही है और बुलडोजर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में दिखाई दिए। रघुनाथपुर की रैली में सीएम योगी ने आरजेडी पर सीधा वार किया है और निशाना बनाया है उस उम्मीदवार को जिसका नाम है ओसामा, यानी शाहबुद्दीन का बेटा, और आरजेडी की तरफ से जिसे सिवान का नया चेहरा बनाया गया है। आंकड़े बताते हैं कि सिवान की 8 विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है और इसी समीकरण को भुनाने के लिए आरजेडी ने ओसामा को मैदान में उतारा। लेकिन योगी की एंट्री ने आरजेडी के गढ़ में खलबली मचा दी और अब सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता फिर उसी जंगल राज की तरफ लौटेगी जिसे शाहबुद्दीन के दौर में देखा गया था, या फिर योगी के बुलडोजर न्याय की चर्चा के बीच एनडीए के साथ आएगी। कैसे योगी की ललकार ने आरजेडी के सभी समीकरणों को हिला दिया है, ध्वस्त कर दिया है, इस पर भी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां मसूद अजहर अब बहनों के कंधे पर बंदूक रखकर जिहाद की महिला विंग खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले पाकिस्तान के आतंकी नंबर 1 मसूद अजहर की चीखें आपको लाइव सुनवाने जा रहे हैं और इन चीखों के साथ ही हमारे हाथ बहुत कुछ ऐसा लगा है जो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद अब महिलाओं का सहारा लेना चाह रहा है। वो महिलाओं के पीछे छुपकर अब जिहाद का नारा लगाना चाहता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, डिटेल आपको देंगे। और यही वजह है कि मसूद ने अब जमात उल मोमिनात के नाम से एक महिला आतंकी ब्रिगेड बनाने की शुरुआत कर ली है। वो महिलाओं को आतंक का कोर्स करवाने जा रहा है। महिलाओं को शरीर पर बम बांधना सिखाएगा और ये सब होगा जन्नत का सपना दिखा के। तो मसूद की महिला विंग अब तैयार हो रही है और ये सब कुछ जन्नत का सपना दिखा के किया जा रहा है। जैसे 72 हूरों का सपना दिखाया जाता है आतंकियों को, महिला ब्रिगेड को ये जन्नत का सपना दिखा रहे हैं। और चलिए सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए जहां मसूद अजहर ने महिला आतंकियों के लिए अपार्टमेंट रेंट कर लिया है। आपको रेंटेड अपार्टमेंट की तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ये ठिकाना बनकर खड़ा हो गया है और इसी पते पर अब महिलाओं को आतंकी बनाने का कोर्स कराया जाएगा। बहावलपुर में मरकज उस्मान ओ अली नाम से ये नई ब्रांच तैयार कर ली गई है, खोल दी गई है।
जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहीं पर आतंकी ट्रेनिंग की क्लासेस चलेगी जमात उल मोमिनात के लिए, यानी महिला विंग के लिए। और महिलाओं को अपने ट्रेनिंग कैंप तक बुलाने के लिए मौलाना मसूद किस तरह मार्केटिंग कर रहा है, किस तरह से महिलाओं को अपने झांसे में ले रहा है, प्रहार में आज आपके लिए मसूद अजहर की वो ऑडियो टेप लेकर आए हैं जो आप लाइव सुनने जा रहे हैं, और इसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। कि आज जमाअतुल मोमिनात की इफ्तिताई मजलिस हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दीन इस्लाम सिर्फ मर्दों के लिए नाजिल नहीं फरमाया, ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। जो मुसलमान बहन हमारी इस जमात की रुकन बनेगी, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी है, अल्लाह ताला इसको रूए ज़मीन में मुसलमान औरतों की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी जमात बनाए, जो दुनिया में इस्लाम का रंग कायम कर दे। और ये ऑडियो टेप मौलाना मसूद अजहर का है, जिसमें वो महिलाओं को जिहाद करने की सीख दे रहा है, और इसके बदले उन्हें क्या सपना दिखाया जा रहा है आप जानते हैं, जन्नत का सपना। लेकिन सवाल तो यही है कि मसूद के कई साथी, परिवार के कई लोग जब ऑपरेशन सिंदूर में राख कर दिए गए, तो अब आतंकी मसूद महिलाओं के सहारे अपना मरकज खड़ा करना चाहता है। और अगर ये पुरुष आतंकियों का हूर का लालच देता रहा है, तो अब ये महिला आतंकियों को जन्नत में जाने के लिए क्या लालच देगा, क्या ख्वाब सजवाएगा उनके मन में? ये बहुत सारे सवाल हैं, सवाल तो कई हैं, लेकिन आतंकियों से किसी जवाब की उम्मीद हम नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए ब्रह्मोस का जवाब ही बिल्कुल सटीक बैठता है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मौलाना मसूद के इस ब्रेन वॉश प्लानिंग के कुछ की पॉइंट्स बता देते हैं फटाफट। महिलाओं की वैश्विक जिहाद के लिए भर्ती की योजना यहां की जा रही है मसूद की तरफ से। महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और जिहादी बनाया जाएगा। पुरुष आतंकियों की तरह ही 15 दिनों का दौराए तरबियत कोर्स होगा। 15 दिन का ये कोर्स होगा, दौराए तरबियत। महिलाओं के जमात उल मोमिनात में दौराए तस्किया कोर्स रखा गया, जैसे पुरुषों का होता है वैसे दौराए तस्किया। बहावलपुर का मरकज उस्मान ओ अली इसका नया ठिकाना होगा, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। 2 दशकों से दौराए तरबियत युवाओं को ब्रेन वॉश करता रहा है, जो पुरुष हैं उनका ब्रेन वॉश करता रहा है, और अब इसमें महिलाओं के लिए भी इन्होंने प्रावधान कर दिया है। भारत के खिलाफ जिहाद से जन्नत का विश्वास दिलाया जाता है, और अब महिलाओं पर भी यही वैचारिक प्रक्रिया, यही ब्रेन वॉश सिस्टम लागू किया जा रहा है। महिलाओं को दौराए तस्किया कोर्स कराया जाएगा, दौराए तरबियत की जगह दौराए तस्किया। भाषण में यह वादा किया गया है कि यहां जो महिलाएं शामिल होंगी उन्हें सीधे जन्नत अता फरमाई जाएगी। पहला कोर्स पूरा करने पर दूसरा चरण क्या होगा? दौरा आयात उल निसा। महिलाओं को जिहाद आदेश के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और ये सारा ब्रेन वॉश मैकेनिज्म मसूद का है, और ये इसे ऑपरेट कर रहा है अपनी बहनों के जरिए। मसूद की इस ऑडियो टेप में बस इतना ही नहीं है, रोने चीखने की आवाजों से लेकर भारत की महिला फाइटर पायलट्स के लिए भी कुछ कहा गया है। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जहां मसूद का जो बहावलपुर वाला ठिकाना था, आपको याद होगा, वहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ ऐसी तबाही हुई थी। ये देखिए किस तरह धमाके हुए थे, और बहावलपुर पूरी तरह से इनका जो मरकज था वो पूरी तरह से मिट्टी में कैसे मिल गया था, कैसे उसके चित्रे उड़ गए थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इसकी वजह से ही मसूद पूरी तरह से साफ हो गया था। मसूद के परिवार के लोगों की मौत हुई। इनका जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप था बहावलपुर में, वो पूरी तरह से साफ हुआ। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए थे। और ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इस तबाही के बाद मसूद अजहर के परिवार का क्या हाल हुआ था, वो मसूद का खास इलियासी कुछ इस तरह बता चुका है, आप सुनिए। करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, कीमा बन गए। और आज आप लोग हमें कहते हैं कि ये कलादम है, हम इनके साथ खड़ा नहीं हो सकते। ये कलादम है, इनके साथ हम खड़ा नहीं हो सकते। बहावलपुर में हुए भारतीय हमलों में मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए थे, और इसके अलावा 4 सहयोगियों की भी मौत हुई थी। मरने वालों में मसूद की बड़ी बहन, उसका पति मसूद का भतीजा और उसकी पत्नी, मसूद की एक भतीजी और उसके 5 लड़के शामिल हैं। लिस्ट बहुत लंबी है।
हमले के वक्त मसूद पहले ही वहां से भाग चुका था, जिस वजह से उस दिन उसकी जान बच गई। नहीं तो इस ये जो फेहरिस्त हम आपको बता रहे हैं, ये जो दिखा रहे हैं ग्राफिक्स, इसके जरिए आप समझिए मोहम्मद ताहिर अनवर भाई था मसूद का, इब्राहिम अजहर, अब्दुल रऊफ, तलहा, सैफ, मोहम्मद अमार, ये लिस्ट जो है ना, ये आतंकी मसूद के परिवार की लंबी लिस्ट है। बहनों का भी जिक्र यहाँ आया, जहरा बीबी, साविया बीबी, राबिया बीबी, सादिया बीबी, साफिया बीबी, सुमायरा बीबी, 6 बहनें इस अटैक में मर गई थी और ये मसूद साहब जाके कहीं छिप गए, इसी वजह से ये बच गए, नहीं तो इनका भी हिसाब इस लिस्ट में होता। लेकिन अब मसूद अपने परिवार के लिए आंसू बहा रहा है, चीख रहा है, अपनी बहन की याद में देश भर की महिलाओं को वो आतंकी बना देने पर उतारू है। मतलब मसूद का महिलाओं को आतंकी बनाने का प्लान कहीं ना कहीं उसकी बहन से ही जुड़ा हुआ है, जिसकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मौत हुई थी। 6 बहनें, अभी हमने आपको बताई लिस्ट पूरी। अब आपको टेप सुनाते हैं कैसे रो रहा है और कैसे ये लिंक्ड है पूरा मामला, जरा सुनिए। अल-मोमिनात की जमात का काम हम बहुत पहले शुरू करना चाहते थे, रुकावटें आती रहीं, यहाँ तक कि मेरी बड़ी बाजी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इसी इंतज़ार में जामे शहादत नौश फरमा गई। तो उसके बाद फिर ये इरादा हुआ कि अब इस काम को मज़ीद मौखर न किया जाए, चुनांचे आज से अल्हम्दुलिल्लाह अल-मोमिनात जमात की रुकनियाँ शुरू हो रही है। देखिए, अब सवाल यह भी है कि मसूद अजहर आखिर महिलाओं को ऐसे क्यों ट्रेन करना चाहता है, उन्हें क्यों ढाल बनाना चाहता है। तो ग्राफिक्स के जरिए इसके पीछे की कुछ वजह आपको जरा डिटेल में बता देते हैं। महिला आतंकी सुसाइड बॉम्बर बन सकती हैं आसानी से। मसूद महिलाओं से नापाक मंसूबे अपने पूरे करना चाहता है जो पुरुष आतंकी नहीं कर पा रहे हैं। भारत ने मसूद के पुरुष आतंकियों के ठिकाने, उनकी आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ पहचान लिए, ट्रेस कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के 3 ठिकानों पर अटैक्स हुए थे, हमने आपको इसकी तस्वीर भी दिखाई, और इन हमलों में जैश का पूरा परिवार मारा गया। जैश-ए-मोहम्मद अब सबसे कमजोर संगठन हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। टीटीपी, बीएलए में ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, इनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। मसूद संख्या बढ़ाने के लिए महिला आतंकियों को अब उनकी एंट्री करा रहा है। पाकिस्तान में 200+ महिला आतंकी हैं और खैबर में 67 महिला आतंकी हैं। पूरे पाकिस्तान में 200+ महिला आतंकी एक्टिव हैं। 2024 में बलूचिस्तान में 15 हमले हुए थे और ये हमले महिलाओं ने किए। आतंकी वही महिलाएं बनती हैं पाकिस्तान में जो बेसहारा होती हैं, प्रताड़ित होती हैं, उनको जन्नत का कहीं ना कहीं लालच दिया जाता है, रहने खाने का लालच दिया जाता है, और इन सभी प्रलोभनों में आके, लालच में आके वो आतंक का रास्ता चुन लेती हैं। अब एक तरफ आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान की बेसहारा और प्रताड़ित महिलाओं को जन्नत का लालच देकर आतंक के रास्ते पर लाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की महिलाओं से कह रहा है कि आप भारत की हिंदू महिलाओं को देखिए, वो कैसे आर्मी ज्वाइन कर रही हैं। भारत की हिंदू महिला पत्रकारों को देखिए, वो कैसे सवाल पूछ रही हैं। और ये कहते हुए मसूद वहां की महिलाओं को आतंकी बना देना चाहता है। आप पहले सुन लीजिए। उन्होंने हमारे मुकाबले में इस्राएली फौजी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में हिंदू फौजी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई फैलाने वाली दानिश्वर औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई और जुल्म फैलाने वाली सहाफ़ी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में औरत को एक फितना बनाकर, औरत को एक तमाशा बना के पेश किया है। हम उन सारे कुफ्र के इस सैलाब के मुकाबले में अपनी ईमान वाली बेटियों को खड़ा कर रहे हैं, ईमान वाली बहनों को खड़ा कर रहे हैं, और ये मुकाबला हमारी बेटियां और बहनें ही जीतेंगी। मसूद अजहर पाकिस्तान की महिलाओं को आतंकी बनाने के लिए भारत की महिलाओं का जिक्र कर रहा है, अभी आपने सुना, लेकिन जो वो कह रहा है वो देखने में कैसा लगता है आपको 2 तस्वीरों के जरिए जरा यहां दिखा देते हैं। देखिए, मसूद की आतंकी लेडी ब्रिगेड को एक तरफ देख लीजिए, और भारत की फाइटर पायलट शिवांगी सिंह जो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी थी। एक तरफ मसूद अजहर की आतंकी ब्रिगेड है, महिलाओं की ऐसी ब्रिगेड जिन्हें इसलिए ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो बम बनकर मासूमों पर फट सके। तो दूसरी तरफ भारत की महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह जो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी है, वो देश के करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए इस जगह पर खड़ी है। तो दोनों में फर्क बहुत है, और ये फर्क शायद मसूद समझ नहीं पा रहा है, और समझ भी रहा है तो वो भड़काने के लिए, बहकाने के लिए महिलाओं को नया ईमान वाली बेटियों वाला एंगल प्रस्तुत कर रहा है। पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर महिलाओं को आतंक के रास्ते पर लाना चाहता है, और अब जिहाद का उसने सहारा लेना शुरू कर दिया है। वो उन्हें सपने दिखा रहा है कि जन्नत पहुंचाएंगे, लेकिन
सवाल यही है कि ऐसे आतंकी क्या कर लेंगे। ब्रह्मोस तो कभी भी चल सकती है, कभी भी इन्हें साफ कर सकती है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अल मोमिनात की जमात का काम हम बहुत पहले शुरू करना चाहते थे, रुकावटें आती रहीं, यहाँ तक कि मेरी बड़ी बाजी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इसी इंतजार में जामे शहादत नौश फरमा गई। आतंकी मसूद का रुंधा हुआ गला बता रहा है कि चोट भारी मिली है। अपनी बहन की याद में तड़पता मसूद आज ऑपरेशन सिंदूर की तारीख को याद कर रहा है। अपने परिवार के चीथड़ों को याद कर आज भी आतंकी आंसू बहा रहा है। अब इस हालत के बाद इस आतंकी के पास दो रास्ते थे। या तो ये आतंकी सब कुछ छोड़ मुनीर के किसी बंकर में छिप जाता और ऐसे हालात में इसकी जिंदगी के कुछ पल बढ़ सकते थे, लेकिन इसने दूसरा रास्ता चुना, जहां से इसकी मौत का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। इस आतंकी ने अपने परिवार को गवा देने के बाद अब महिलाओं के सहारे जिहाद का आतंकी रास्ता चुन लिया है। भारत के चलाए ऑपरेशन सिंदूर से जब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की कमर टूटी तो उसने अब अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। जैश ए मोहम्मद ने जमात उल मोमिनात नाम से अपनी पहली महिला ब्रिगेड की घोषणा कर दी है। और इस घोषणा के बाद वो पाकिस्तान की महिलाओं का किस तरह ब्रेन वॉश कर रहा है, वो 21 मिनट की उस ऑडियो से पता चलता है जो अब सामने आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दीन इस्लाम सिर्फ मर्दों के लिए नाजिल नहीं फरमाया, ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। जो मुसलमान बहन हमारी इस जमात की रुकन बनेगी, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी है, अल्लाह ताला इसको रूए ज़मीन में मुसलमान औरतों की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी जमात बनाए, जो दुनिया में इस्लाम का रंग कायम कर दे। इस ऑडियो में मसूद अजहर महिलाओं को जन्नत का सपना दिखाकर बरगला रहा है। वो जिहाद का रास्ता अपनाने पर महिलाओं को जन्नत का दरवाजा दिखा रहा है। लेकिन फिर एक सवाल तो ये भी है कि पुरुषों को 72 हूरों के नाम पर जन्नत का सपना दिखाने वाला आतंकी महिलाओं को जन्नत में क्या इनाम दिलवाने का वादा करेगा। मसूद अजहर ने यह भाषण बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में दिया था। अपने बयान में उसने कहा कि हमारे दुश्मन हिंदू महिलाओं को सेना और मीडिया में शामिल कर रहे हैं, अब हमें अपनी औरतों को इस लड़ाई में उतारना होगा। अजहर ने महिलाओं को झूठे धार्मिक तर्कों से भड़काने की कोशिश की। उसने कहा कि जो महिला इस जिहाद में शामिल होगी वो मौत के बाद सीधे जन्नत जाएगी। उसने दावा किया कि पाकिस्तान के हर जिले में जमात उल मोमिनात की शाखाएं खोली जाएंगी। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मुंतजिमा यानी जिला प्रभारी होगी, जिसका काम महिलाओं की भर्ती करना होगा। इस काम के लिए मसूद अजहर किसी और का नहीं बल्कि अपने परिवार के बचे 1-2 सदस्यों का ही सहारा ले रहा है, जहां उसने अपनी बहन को ही आतंकी क्लासेस चलाने का ठेका दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब जैश ने ऑनलाइन क्लास और कोर्सेज भी शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में उम्मे मसूद है, जो मसूद अजहर की बहन समीरा बताई जा रही है। इस पोस्ट में उसे ट्रेनर बताया गया है। ये क्लास हफ्ते में 5 दिन चलती है और इनमें महिलाओं को जिहाद और बलिदान के नाम पर भड़काया जाता है। इन क्लासेस में शामिल होने वाली महिलाओं पर सख्त नियम भी लगाए गए हैं। किसी गैर महरम यानी अजनबी पुरुष से फोन या मैसेंजर पर बात करने की मनाही है। केवल पति या परिवार के पुरुष सदस्यों से ही बातचीत की अनुमति है। अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए महिलाओं का सहारा लेता ये आतंकवादी शायद ये बात भूल चुका है कि आतंकिस्तान के जिस ठिकाने से आतंकी चेहरा निकलेगा, हिंदुस्तान के ब्रह्मोस से उसका दम निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ मसूद अजहर महिला आतंकी बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भारतीय सेना भी अपने एक्शन के लिए तैयार है। वहीं सबसे दूर ईरान में शहबाज का खास मोहसिन नकवी किस तरह अफगानिस्तान के चरणों में गिरा हुआ है, अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए जहां अफगानिस्तान के डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर नकवी किस तरह से मनाने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए कैसे मनाने की कोशिश हो रही है। گذاشتن کدورت‌ها و وزرای کشورهای پاکستان و افغانستان این گونه دست در دست هم. It's really good
تو هر خونه اختلاف وجود داره، ما این همونو با گفتگو با هم حلشون. और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अब साफ कर दिया है कि सीज फायर टूट चुका है। तो वहीं पाकिस्तान की अफगानी पिटाई को लेकर भी भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। कोई यूनिफॉर्म किस्म की हुकूमत हो ना, ये जिसके पास इख्तियारात हों और सारे मुल्क में उसकी रेट हो, तो वो तो कोई गारंटी जो है उसकी ज़बानी भी दे तो हम जो है उसके ऊपर एतबार करने को तैयार हो। लेकिन एक हुकूमत जो है या एक ग्रुप है या एक ग्रोह है, उसकी ज़बानी गारंटी के ऊपर हम किस तरह एतबार कर सकते हैं। और फिर जो मेज़बानी कर रहा हो TTP की, जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जिसके जो इस वक्त काबुल के अंदर जो हुकूमत है उसमें पेनिट्रेट किए हुए इंडिया ने, और इंडिया जो है वो काबुल के जरिए एक प्रॉक्सी जंग जो है उसने शुरू की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तान पर तालिबान किस तरह भारी पड़ने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर जरा डिटेल में आपको बता देते हैं। इस्तांबुल में देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान की वार्ता पूरी तरह से विफल रही है, फेल रही है। 4 दिनों तक चली वार्ता नाकामयाब साबित हुई। पाकिस्तानी मंत्री अताउल्लाह तरार ने इसकी जानकारी दी है। तालिबान सरकार का TTP पर कार्रवाई करने से सीधा इनकार सामने आ गया है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान उस पर हमले करवा रहा है। काबुल इन आरोपों को सिरे से नकार रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिकी ड्रोन को लेकर भिड़ता दिखाई दे रहा है। तालिबान ने कहा कि अपने क्षेत्र में US ड्रोन को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि वो US से समझौता नहीं तोड़ सकते, और इन बातों को लेकर बहस बढ़ गई और सीज फायर पूरी तरह से विफल हो गया, फेल हो गया। सीज फायर फेल होने के बाद पाकिस्तान में अब ऐसा लग रहा है कि अटैक्स बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान तालिबान का सीज फायर टूटा तो अब सीधा हमला पठान कर रहे हैं। अफगानी पठानों का कहना है कि वो अब इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे, उन्हें भी सुन लीजिए। इस्तांबुल में चल रही थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान डेलीगेशन के बीच, वो बातें खराब हो चुकी हैं। 3 दिन के बाद कोई नतीजा सामने नहीं आया है और पाकिस्तान ये बोल के चला गया है कि हम काबुल को हिट करेंगे, हम अफगानिस्तान को हिट करेंगे, हम एयर स्ट्राइक करेंगे। इसके बाद अभी जस्ट अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से ये न्यूज आई है कि अगर एक सिंगल पत्थर भी पाकिस्तान से फेंका गया तो यहां से ईंट का जवाब जो है वो पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी हमला किया गया तो इस बार हम चुप नहीं रहेंगे, इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में पठानों ने हल्ला बोला है तो उस पर संकट गहरा चुका है। सीज फायर फेल होने के बाद से ही पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों पर खतरा बढ़ चुका है और लाहौर में बैठी आवाम कैसे घबरा रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दुश्मन काबुली वाला ब्लेम भारत पर डाला, पाकिस्तान पर टूटेगा, पठान का गुस्सा फूटेगा। तालिबान के लोगों से मोहसिन नकवी की मुलाकात हो रही है। बंद कमरों में सिर्फ ट्रंप के नहीं चमकाते, ये बंद कमरों में तालिबान के भी चमका रहे हैं। इस्तांबुल की जमीन पर पाकिस्तान के झूठ का मटका कुछ ऐसा फूटा कि आतंकिस्तान के सारे सबूत पटल पर आ गिरे। पाकिस्तान जो खुद आतंकी खेती का एक्सपर्ट रहा है, जो खुद आतंकियों के बीज बोता रहा है, वो आज उसी कट्टरपंथी हथियार को देख कांप रहा है। शांति वार्ता फेल हो चुकी है। मोहसिन ईरान में हाथ पैर जोड़ रहा है। इस्लामाबाद में बैठे शहबाज के मंत्री कहते हैं कि ट्रंप को फोन मिलाना पड़ेगा। तो जनता पूछ रही है कि भला कब तक कट्टरपंथ का धंधा चलता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तुर्की में अफगानिस्तान से पाकिस्तान की बातचीत फेल हो गई है और इसी को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पगला सा गया है। पाकिस्तान की बौखलाहट अब कैसे सामने आई आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि काबुल का असली इरादा पता चल गया है। अफगानिस्तान ने अपना कंट्रोल दिल्ली को दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अफगान ने अपना कंट्रोल दिल्ली को दे दिया है। सुनिए जरा उन्हें। अभी तो कल शाम को ही जो है ये रैप अप हुआ सारा मामला, लेकिन सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि
क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है वो अब सबको मालूम हो गया। हमने पूरी खलूस के साथ जो है, सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों अमन में रह सकें अच्छे हमसायों की तरह। लेकिन अगर वो अपनी बागडोर जो है, अपनी लगाम जो है उन्होंने दिल्ली के हवाले कर दी हुई है तो फिर तो ज़रा मुश्किल। जब ये हर तरफ से पिटने लगते हैं तो ये दिल्ली दिल्ली भारत भारत चिल्लाने लगते हैं, और ये इनकी कोई नई बात नहीं है, इनकी पुरानी आदत है। कोई बात नहीं, अगर इनको लगता है कि इनका हर कुछ दिल्ली ने मुश्किल कर रखा तो अच्छी बात है, वही समझकर अब रुक जाएं, नहीं तो हश्र और खराब होगा। आगे बढ़ रहे हैं, बात बिहार की करने जा रहे हैं, जहां की सियासी जमीन पर एक बार फिर से जाति और धर्म की राजनीति का तड़का लगाया जा रहा है। चुनावी जंग में आरजेडी और ओवैसी दोनों ने ही अपना दांव एक ही पत्ते पर लगाने की कोशिश की है, और वो है मुस्लिम वोट बैंक। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए दोनों दल अल्पसंख्यक वोटर्स को लुभाने में जुट गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुसलमानों की गोलबंदी से सत्ता की राह आसान होगी या यही दांव उनके लिए उल्टा पड़ जाएगा। बिहार की सियासत में एक तस्वीर ने हलचल मचा दी है। आपको पूरा चुनावी समीकरण ही बताएं कि इस तस्वीर ने बदला है। AI जनरेटेड, आपको याद होगा अब्दुल की दरी बिछाने वाली फोटोज जैसे ही सामने आई थी, वायरल हुई थी, AIMIM ने वो पोस्ट की थी, मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश उसी के साथ शुरू हो गई थी, होड़ सी लग गई थी। बयानबाजी भी तेज होती दिखाई दी, वादों पर वादे किए जाने लगे और एजेंडा पूरी तरह से बदल गया। अब चुनावी मैदान में विकास के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही, बात हो रही है तो बस मुसलमानों की, सिर्फ मुसलमानों पर फोकस है। आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो मुसलमानों को लुभाने के लिए बिना सरकार बने ही बड़े पद पर बैठने का ऐलान भी कर दिया, जैसे उनके हाथ में सब कुछ है। जरा सुनिए कैसे उन्होंने प्रलोभन दिया है। हमारी पार्टी में हमारे नेता ने कभी भी अल्पसंख्यक समाज को डराने का काम नहीं किया। हमारी पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को सीट दिया है। मैं भी इस बात का हिमायती हूँ कि मुस्लिम का कोटा बढ़ना चाहिए था। हिस्सेदारी प्रशासन में भी होता है, हिस्सेदारी DM SP के पोस्टिंग में भी होता है। वही देखिए, AIMIM चीफ ओवैसी भी कहां पीछे रहने वाले थे। मुकेश सैनी को डिप्टी CM उम्मीदवार बनाया गया अभी हाल ही में, आपको पता है, और मुस्लिमों को दरी बिछाने वाला AIMIM की तरफ से ही बताया गया था। तो ओवैसी ने भी कहा कि जब मल्लाह का बेटा डिप्टी CM बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा CM क्यों नहीं बन सकता। उन्हें भी सुनिए। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? उनको जवाब हुआ 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा चूसते रहना, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। हमारी बात क्या है कि हम हिस्सा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। सुना आपने ओवैसी को। मुसलमानों को लेकर बिहार में इतना घमासान क्यों मचा है, क्यों मुसलमानों पर दाव लगाया जा रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। इस पर थोड़ी डिटेल ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। बिहार चुनावों में मुसलमान की भूमिका बहुत बड़ी है। 50 से 70 विधानसभा क्षेत्रों में इनका बहुत भारी असर है। किशनगंज में 68% है, कटिहार में 44% है, अररिया में 43% है, पूर्णिया में 39% मुस्लिम है। मुस्लिम जिस जगह पर आरजेडी और AIMIM की नजर है मुस्लिम वोट बैंक पर, ऐसा लग रहा है। AIMIM का तर्क है कि मुस्लिमों की आबादी बहुत बड़ी है, इन्हें सत्ता में सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। AIMIM ने महागठबंधन पर ऐसे में गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ओवैसी ने कहा है कि आरजेडी ने एक वर्ग को ज्यादा तरजीह दे दी, यानी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। वहीं आरजेडी के नेता मुस्लिमों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये भी ओवैसी कह रहे हैं। आरजेडी ने मुस्लिमों को बड़े पद तक देने का वादा कर दिया। अभी हमने आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी को सुनाया कैसे वो अपना दांव चल रहे हैं। तो ये पूरा खेल दरअसल वोट बैंक के लिए हो रहा है। वहीं ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता हमलावर हैं और उन पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से
आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? तो जिस तेलंगाना में और जहाँ पर जिस हैदराबाद से ये आते हैं, जहाँ पर ये चुनाव जो है जिस पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे, तो वहाँ पर ये क्यों नहीं इन्होंने उस समय जो है वो शर्त रख दी थी कि भाई यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो बना दो मुसलमान। अरे कब तक आप मुसलमानों को जो है वो वक्फ की ज़मीनों में और मदरसों की मीनारों पर फंसा के रखोगे? बिहार में आरजेडी और एआईएमआईएम दोनों ही मुस्लिम वोटर्स को लेकर कुछ ज्यादा ही संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। खुल्लम खुल्ला ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है। कैसे खेला जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। बिहार की लड़ाई जाति धर्म पर आई। आरजेडी की सरकार, राज करेगा मुसलमान। सियासत में फिर ध्रुवीकरण की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश की जा रही है और उनसे लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी 14 नवंबर, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? हम लोगों की सरकार बनेगी तो पूरे दान में फूल जो है फेंकने का काम किया है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में करीब 17.7% आबादी मुसलमानों की है। यादव मतदाता लगभग 14.3% हैं। राज्य की 47 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 11 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है और तेजस्वी इसी वोट को भुनाने में लगे हैं। बिहार में सत्ता का सिंहासन पाने के लिए वो जनता को सरकारी नौकरी, पेंशन और भी कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की और तेजस्वी आपके उम्मीदों को लगाएगा छक्का। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। चुनाव के नतीजे तो अभी नहीं आए, लेकिन आरजेडी के नेता अभी से खुद को भावी मंत्री समझने लगे हैं। अब खुलेआम ऐलान हो रहा है कि सरकार बनते ही धर्म और जाति के आधार पर पोस्टिंग की जाएगी। ये हुआ कि सरकार अगर हमारी आई तो हम धर्म के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। हम धर्म के आधार पर नहीं कहते हैं, एक संदेश जाने के लिए कि हमारा जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से जो भी पदाधिकारी काम करने वाला है उसके दिल में कभी यह ना आए कि साहब हम चूंकि मुस्लिम हैं इसलिए हमारी पोस्टिंग जो है संटिंग में हो रही है, हमारी पोस्टिंग अच्छे जगह नहीं हो रही। इतना ही नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुसलमानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी सरकार में उन्हें अपनी सही जगह मिलेगी। कि इस बार लोगों की नज़र यह है कि साहब हमारी हिस्सेदारी कितनी मिलती है, और हिस्सेदारी मतलब आज का रहे लोग कि साहब हिस्सेदारी सिर्फ टिकट में ही नहीं होता है, हिस्सेदारी प्रशासन में भी होता है, हिस्सेदारी डीएम एसपी के पोस्टिंग में भी होता है, हिस्सेदारी जो है मैं अनुमंडल पदाधिकारी और डीएसपी और नीचे लेवल के थानेदार और बीडीओ पर भी होता है। मंच कोई भी हो, मौका कैसा भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके नेता जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब सवाल ये है कि आरजेडी के वादों में कितनी सच्चाई है। आरजेडी सिर्फ सत्ता पाने के लिए जनता को सपना दिखा रही है या उसने वास्तविकता को धरातल पर उतारने वाला कोई रोड मैप तैयार किया है? ये सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी ने जनता के सामने वादों की पोटली खोल दी है। अपने प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। तेजस्वी यादव और उनके नेताओं ने बड़े बड़े वादे तो किए, पर अब सवाल ये है कि इन पर भरोसा कैसे किया जाए। सबसे पहले आप अमनौर की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें घोषणा पत्र जारी होने के कुछ घंटे पहले की है, जहां तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी के साथ घोषणा पत्र जारी होगा। अभी हमारा के साथ घोषणा पत्र जारी होने वाला है। लेकिन जब कुछ देर बाद
वो महागठबंधन के नेताओं के साथ नजर आए तो प्रियंका नदारद थी। क्या तेजस्वी को 1 घंटे पहले तक नहीं पता था कि प्रियंका आएंगी भी या नहीं? अब जनता तेजस्वी और उनके नेताओं की बातों पर भरोसा करे भी तो कैसे? बहरहाल राज्य में अब चुनावी बहस विकास और रोजगार से हटकर धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ती दिख रही है। वक्फ, बुर्का और मुस्लिम डिप्टी सीएम जैसे मुद्दे हावी हैं। साथ ही एनडीए तेजस्वी यादव के एम-वाई समीकरण को कमजोर करने की कोशिश में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बिहार के चुनावी रण में अब नया मोर्चा खुल गया है। योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने पूरी सियासत का एजेंडा ही बदल दिया है। सिवान में योगी का आना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर मैदान की तस्वीरें देखिए, जहां लोग पहुंचे हुए सीएम योगी की जनसभा थी और यहां बुलडोजर तैनात थे। ये एक बड़ा चुनावी संदेश यहां पर बन गया है कि बिहार में योगी के राज में या ये एनडीए के राज में जंगल राज नहीं चलेगा। ये देखिए बुलडोजर कैसे खड़े हैं, बुलडोजर में लोग खड़े हैं। बुलडोजर न्याय यूपी से अब बिहार पहुंच चुका है, ऐसा संदेश इस मंच से देने की कोशिश की गई है। और बुलडोजर ही बुलडोजर यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लोगों की भीड़ देखिए, योगी को सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। ये बड़ा चुनावी संदेश है कि जहां एनडीए की सरकार होती है, बीजेपी की सरकार होती है, वहां न्याय होता है। 2 नंबर क्रमांक पर हमारा तीर छाप के निशान बा, एक बटन दबाए। एनडीए यहाँ पर सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री कौनो माफिया फंड फैलाई तो ओकरा के उनके मार्गदर्शन में बिहार में सीएम योगी ने जहां जनसभा को संबोधित किया, वो इलाका पूर्व बाहुबली नेता मोहम्मद शाहबुद्दीन का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। वहां योगी पहुंचे थे। अब जहां से शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। रघुनाथपुर से सीएम योगी ने विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला और ओसामा का जब जिक्र आया तो किस तरह से उन्होंने प्रहार किया वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। योगी की हुंकार रघुनाथपुर में बुलडोजर के साथ दिखाई दी, जो न्याय का प्रतीक है। बड़ा संदेश यहाँ पर बुलडोजर देता हुआ दिखाई दिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। दूसरी तस्वीर आपको ओसामा की दिखा रहे हैं। शाहबुद्दीन, जिसका बेटा अब ओसामा इस बार चुनावी मैदान में है, आरजेडी ने उतारा है, उस पर करारा प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे ओसामा को चुनावी मैदान में उतारने पर ऐसी बात कह दी कि जनता की वहां पर जो भीड़ वहां मौजूद थी ना, उनकी आंखें खुल गई। सुनिए जरा। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ने उस मंच से सब ये कहा कि अपराध और अपराधियों के लिए 0 टॉलरेंस है। तो बिहार में भी वही फॉर्मूला लागू होगा, ये दोहरा दिया उन्होंने। बिहार में विधानसभा चुनाव पूरी तरह से जोर पकड़ चुके हैं, क्योंकि आप देखिए योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं पहले चरण के लिए। अब अगले हफ्ते वोटिंग होनी है। ऐसे में प्रदेश में चुनावी रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी है और ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं। बिहार के रण में सीएम योगी ने कैसे एंट्री की, हमने आपको दिखाया। उन्होंने विरोधियों को ऐसे आड़े हाथों लिया है कि भारी नुकसान कर दिया है विरोधियों का। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट में आपको बताते हैं। ओसामा का गढ़, बाबा का बुलडोजर। रघुनाथपुर में योगी, आरजेडी में खलबली। डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। अब बिहार में क्या नहीं है, अब बिहार में सब बात। अच्छी सड़कें हैं,
और हम लोगों ने 6,100 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या धाम को सीधे सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग के निर्माण के काम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। आज बिहार में एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं और आज बिहार में पलायन नहीं, आज यहां पर प्रगति के नए नए प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में बिहार आगे बढ़ा है। बिहार चुनावी मोड में है और बीजेपी पूरे दम के साथ मैदान पर उतर चुकी है, वो भी बुलडोजर के साथ। ये इलाका पूर्व बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, जहां से इस बार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को उम्मीदवार बनाया गया है। योगी ने अपनी रैली में आरजेडी और उसके प्रत्याशी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये उम्मीदवार अपने पारिवारिक आपराधिक इतिहास की वजह से देश भर में बदनाम है। कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने व्यंग भरे लहजे में जोड़ा, नाम को देख लीजिए, जैसा नाम वैसा काम। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। बीजेपी के लिए सिवान सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि जंगल राज बनाम कानून राज की सियासी परिभाषा का प्रतीक बन गई है। सीएम योगी ने रघुनाथपुर से माफियाओं पर भी करारा प्रहार किया। बिहार में सीएम योगी की एंट्री से विरोधी दलों में खलबली मच गई है। वहीं सीएम योगी राम मंदिर का विरोध करने वाले लोगों को भी उनकी सही जगह दिखा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। सीएम योगी के बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी के लिए रघुनाथपुर सीट बेहद अहम है। इस सीट पर मौजूदा समीकरण क्या है वो भी समझते हैं। सिवान जिले में करीब 18% मुस्लिम आबादी है जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। अब तक हुए लोकसभा चुनावों में सिवान से 16 में से 8 बार मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई है, जिनमें से 4 बार मोहम्मद यूसुफ ने जीत हासिल की, 4 बार मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जीत हासिल की। जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए को 2 सीटें मिली थी। महागठबंधन ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिनमें 3 आरजेडी, 2 भाकपा, 1 कांग्रेस के खाते में गई। रघुनाथपुर सीट से हरिशंकर यादव विधायक बने थे। इस बार आरजेडी ने ओसामा को मैदान में उतारा है। सीएम योगी ने आज सिवान की जनता को साधने की कोशिश की, विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान सीएम योगी ने बिहार में सब बा का नारा भी दिया। डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। अब बिहार में क्या नहीं है, अब बिहार में सब बात। योगी की ललकार ने आरजेडी का किला हिलाकर रख दिया है। अब बिहार की जनता को तय करना है कि उसे विकास और शांति चाहिए या जंगल राज। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से एजेंडा चेंज कर दिया। वहीं बिहार के बेगूसराय में गृह मंत्री अमित शाह भी आज पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने लालू सोनिया पर जमकर अटैक किया है। तो जहां योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी को आड़े हाथों लिया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सुन लीजिए। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती, मगर मैं लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। यहां विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी तो छठ वाले बयान पर आड़े हाथों लिया है। अब बिहार में सियासत किस करवट बैठती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।